हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका थर्ड चैप्टर रनिंग स्टेट में है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 4 वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी हेडिंग्स थी, वो सब खत्म कर ली हैं। तो अब इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उठाइए कॉपी और पेन और तैयार हो जाइए समझने के लिए और बढ़िया से प्यारे प्यारे से नोट्स बनाने के लिए, और डालिएगा हेडिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बेटा लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज जिनमें एक रेगुलर चेंज आपको दिखाई दे, रेगुलर ग्रेडेशन दिखाई दे। जब आप डाउन द ग्रुप जाएं या जब आप लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करें, उन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहां पर मैं लिखूंगा। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है, लेकिन जो मेन 4-5 हैं उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी कुछ छोटी मोटी हैं, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम लोग लास्ट में पढ़ ही लेंगे। 2-4 लाइनों में ही खत्म हो जाएगा वो सब, लेकिन जो मेन हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप 2 लाइनें लिखिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच शो रेगुलर ग्रेडेशन when we move left to right in a period or top to bottom in a group are called periodic properties। periodicity का मतलब ही यही होता है, रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीटिशन हो प्रॉपर्टीज में। तो कौन कौन सी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा जी? एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें पढ़ना होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर हमने नहीं पढ़ा तो बाकी की प्रॉपर्टीज हम नहीं समझ पाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद जो हम मेन प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे वो एक तो होगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी रेडियस, रेडियस के टर्म में लिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या एक टर्म और यूज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थोड़ा सा इससे अलग है, बताएंगे आपको क्या है। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको आप कॉपी करेंगे और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, क्या होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसी भी एटम का। बड़ी कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक के साथ, जो आपके मतलब का है वो आपको हम पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने मैग्नीशियम का लिया। 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,2 आएगा। अब अगर हम इसके एटम को ड्रॉ करें इस तरीके से, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लिए, सिस्टमेटिकली रख दिए। सिस्टमेटिकली होते हैं नहीं होते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये बना दिए, और तीसरा शेल बना करके हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बना दिया। इस तरीके से देखो बेटा जी, न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन होंगे। चलो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं, वैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जा सकता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन कौन लगा रहा है? अट्रैक्शन लगा रहा है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं 12 प्रोटॉन्स, वो इसको अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाता है इसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा?
न्यूक्लियर अट्रैक्शन तब ज़्यादा होगा जब यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधे सीधे हम एक टर्म ले लेते हैं Z, और Z होता क्या है? Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। Z न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बराबर नहीं है, लेकिन जो Z है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसकी डिग्री ऑफ मेजरमेंट है, Z जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, या इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। अब ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लग रहा था इनसे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। कौन कौन रिपेल करता है? अंदर की शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उसी की शेल में जो और इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन को ही हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो हम आपको भी लिखाने वाले हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप लिखोगे इट इज द रिपल्शन ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम शेल। अच्छा, अब होगा क्या इससे? ये जो रिपल्शन है, ये अट्रैक्शन लग रहा था Z के बराबर, जो रिपल्शन है, रिपल्शन इसमें से जब माइनस करोगे तब नेट अट्रैक्शन निकल के आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या करते हैं? जो शील्डिंग फैक्टर्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और बेसिकली ये होता क्या है? ये रिपल्शन होता है। और यहाँ पर अगर हम लें Z और यहाँ लिखेंगे EFF, ये सब स्क्रिप्ट में है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, लेकिन जो भी वैल्यूज दी गई हैं वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप कम से कम कंफ्यूज हों। वैसे भी सिग्मा की वैल्यूज आपसे कभी नहीं पूछी जाने वाली हैं। जो भी सिग्मा की वैल्यूज दी गई हैं वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई करती ही नहीं हैं, तो हम सिग्मा की वैल्यूज के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो कुल मिला के ये नेट अट्रैक्शन होता है। जो Z इफेक्टिव होगा ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन था, और Z इफेक्टिव क्या होगा? ये होगा नेट अट्रैक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन पर अब लग रहा है। ठीक है बेटा जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नेट अट्रैक्शन। चलो यहां लिख भी देते हैं, इसको कहते क्या है पूरे को? इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट से जो नेट अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कम होता है। जो बचता है, जो भी होता है वो कितना होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन। इस तरीके से बेटा जी। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े तो हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन में बस इतना ही बोलना है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? इट इज रिपल्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम शेल ऑन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डिफाइंड एज, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डिफाइंड एज द रिपल्शन offered by electrons of inner shells and electrons of same shell। फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट नेट अट्रैक्शन ऑन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इज लेस देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बाकी चीजें यहां लिखी हुई हैं, यहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Z है क्या? एटॉमिक नंबर। शील्डिंग फैक्टर्स सिग्मा, यानी ये क्या होता है? रिपल्शन।
रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट रिपल्शन, रिपल्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेट अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं, जेड इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। जेड माइनस क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यूज क्या हैं, ध्यान रखना, इन पे कभी मत जाइए, वैल्यूज आपको हमेशा गुमराह करेंगी, कंफ्यूज करेंगी। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा की वैल्यू होगी कितनी। सुनिएगा, सिग्मा की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, जो सिग्मा यानी जो रिपल्शन लगाया जा रहा है जिस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किस शेल का माना जाएगा, nth शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, कंसीडर किया है, जिस पर शील्डिंग लगेगा, तो इसका शेल कौन सा माना जाएगा, nth। इस वाली शेल के लिए क्या मानेंगे, n-1th। इस वाली शेल के लिए क्या मानेंगे, n-2th। इस तरीके से। तो शील्डिंग कौन ज्यादा लगाता है, अगर उसी शेल का इलेक्ट्रॉन है तो उससे लगने वाला शील्डिंग कम होता है, n-1th का है तो शील्डिंग ज्यादा होता है, और n-2 या उससे भी अंदर का है तो शील्डिंग और ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा होता है, और इसकी वैल्यू लगभग 1 यूनिट हो जाती है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो 1 यूनिट हो जाती है लगभग। मतलब कुल मिला के nth शेल का है तो कम लगेगा, n-1th का है तो ज़्यादा, n-2 एंड सो ऑन जो आगे के होते हैं वो लगभग सेम लगाते हैं। तो लिखिएगा, वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, value of screening effect depends on डैश लगा के, नंबर एक, नेचर ऑफ शेल ऑफ स्क्रीनिंग कॉजिंग इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ शेल ऑफ स्क्रीनिंग ऑफरिंग इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग कॉजिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगा रहा है उसका शेल कौन सा है। तो देखिएगा, इसमें आप नीचे लिखेंगे, अगर nth शेल का है तो कम लगाएगा, n-1th का है तो ज़्यादा लगाएगा, n-2 का है एंड सो ऑन, वो क्या होता है, लगभग इनका सबका कैसा होता है, इक्वल। और यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू हम मानते हैं वो 1 यूनिट मानते हैं। कुछ जगह पे n-1 वाले केस में भी सिग्मा की वैल्यू 1 यूनिट हो जाती है। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया नेचर ऑफ शेल। नंबर 2, नेचर ऑफ सब शेल। नेचर ऑफ सब शेल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ, दूसरे में आप लिखेंगे नेचर ऑफ सब शेल ऑफ स्क्रीनिंग कॉजिंग इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ सब शेल ऑफ स्क्रीनिंग कॉजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर S सब शेल का है तो ज़्यादा लगाएगा, P का है तो कम, D का है तो और कम, F का है तो और कम, एंड सो ऑन। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। अब हम ये बात करेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान में रखना है। जो हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, जो आगे वाली प्रॉपर्टीज हैं, साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो रोल है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। तो हम यहाँ पर जो जानना चाहेंगे कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नेट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, बढ़ेगा या घटेगा। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फिर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। तो बेटा जी ध्यान से समझना, डालेंगे हम इसी के अंदर छोटी सी हेडिंग, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल। ध्यान देना, हमने सेकेंड पीरियड लिया, सेकेंड पीरियड में जैसे ये लिथियम है, लिथियम में क्या होता है 2s1 लास्ट में, फिर आएगा बेरिलियम 2s2, उसके बाद आता है बोरॉन 2s2p1,
फिर आता है यहां पर कार्बन 2s2p2, आगे और नहीं बढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। तो जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप क्या देखोगे, लिथियम से बेरिलियम गए, भाई ये बात तो आपको पहले ही पता है, Z इफेक्टिव कितना होगा, Z इफेक्टिव होगा Z माइनस सिग्मा, ये होता है। तो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z एक यूनिट बढ़ता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है और कार्बन का कितना है, 6 है। तो जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक यूनिट बढ़ता है। अच्छा अब सुनिएगा, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा। Z बढ़ा, सिग्मा भी बढ़ा, लेकिन जो सिग्मा की Z एक यूनिट बढ़ा, हर स्टेप पे एक एक प्रोटॉन बढ़ जाता है ना, और जो सिग्मा की वैल्यू होती है, जो सिग्मा है इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो कौन सी शेल में आया है, उसी शेल में आया है, 2s1 2s2, कौन सी शेल में आया है, उसी शेल में आया है जो आखिरी शेल है। और आखिरी शेल वाले, उसी शेल वाले यानी nth शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जो सिग्मा लगता है उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है। तो Z एक यूनिट बढ़ा और सिग्मा एक यूनिट बढ़ नहीं पाया, तो इससे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ेगा। वैल्यूज पे मत जाइए बस, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन nth शेल में है तो nth शेल से जो सिग्मा लगता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 यूनिट से कम होती है। n-1th में भी जो सिग्मा की वैल्यू है वो 1 से कम होती है, लेकिन किसी किसी केस में 1 होती है। n-2, n-3, n-4 जिसमें भी जाओगे हर जगह पर सिग्मा की वैल्यू कितनी मानी जाती है, एक इलेक्ट्रॉन से सिग्मा की वैल्यू 1 मानी जाती है। तो लिखिएगा, ऐसे करके आप ये बनाएंगे, पहला पॉइंट डालेंगे वेरिएशन के अंदर, ये बनाएंगे, लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डैश लगा के, Z इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, Z बढ़ता है 1 यूनिट से। दूसरी बात लिखेंगे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के ब्रैकेट में आप लिख देना nth शेल, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन nth शेल, कॉमा लगा के, वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा for the electron of nth shell, for the electron of nth shell is always less than 1, is always less than 1। ओवरऑल नीचे लिखेंगे, ओवरऑल ये 1 हो गया, ये 1 से कम आया जो चेंज हुआ था, ओवरऑल Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अभी हम आपको 11th वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो 11th में केवल S और P ब्लॉक का पढ़ना है, D और F का नहीं पढ़ना है। D और F में काफ़ी वेरिएशन होता है, तो D और F हम आपको 12th वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, जब 12th क्लास में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। या फिर आप 13th यानी 12+1 जो 12th पास आउट होते हैं, जो उनके वीडियो लेक्चर्स होंगे वो वाले देखेंगे, तो आपको फिर वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ओवरऑल क्या आपने देख लिया कि जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दूसरी बात, अब हम किस में वेरिएशन देखेंगे, अब हम देखेंगे वेरिएशन ग्रुप्स में। जब किसी ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाओगे, जैसे मान लो हमने सोडियम लिया, सोडियम के बाद हमने पोटेशियम लिया, तो इसका कितना होता है 281, इसका होता है 2,8,8,1, 11 और इसका 19 एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो होता क्या है, जैसे यहां से यहां गए तो 8 प्रोटॉन बढ़े, Z 8 यूनिट बढ़ गया। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े, और 8 इलेक्ट्रॉन कहां बढ़े, वो अंदर वाली शेल में है, nth शेल में नहीं है। आप उन्हें n-1th में मानिए या n-2 में मानिए,
तो n-1 में भी अगर आप मानते हो तो जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो लगभग 1 होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Z कितना बढ़ा, 8 यूनिट यहां से यहां गए, और सिग्मा भी कितना बढ़ा, n-1 या n-2 के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू भी 1 होती है, तो सिग्मा भी 8 यूनिट बढ़ गया। इससे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, जब मौका आएगा तब आपको बताए जाएंगे। और बिल्कुल फिर फाइनल में पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जितने एक्सेप्शंस हैं वो एक साथ बताए जाएंगे, लेकिन 13th बैच में, 11th वाले बैच में नहीं, 13th बैच में। तो लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप additional protons increase Z, ये A हो गया। B में लिखोगे वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीजेज इक्वल टू द इंक्रीमेंट इन Z because for the electron of n-1th or n-2th shell is equal to 1. Value of sigma increases equal to the increment in Z because for the electron of n-1th और n-2th shell जो सिग्मा होता है, वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू ये 1 होती है। फिर आप नई लाइन से लिखिए, ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। बेटा जी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोगों ने बात की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इतना दिमाग में आप रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नेट अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको पढ़ाया गया किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा रहता है? सेम रहता है। अब हम सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जो कि है एटॉमिक साइज। लिखिएगा, एटॉमिक साइज इज कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ different types of radii. Atomic size is compared in terms of different types of radii. Full stop के बाद following types of radii are given. Following types of radii are given. उसमें पहली है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं समझना। कोई भी एटम ले लो, सपोज दैट आपने सोडियम ले लिया 2, 8, 1, तो इसमें क्या किया गया? न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। हालांकि शेल्स का नंबर तो इन्फिनाइट होता है, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कितने शेल हैं? वो 3 शेल हैं। तो क्या किया गया? न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उस शेल तक की डिस्टेंस को लिया गया जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस डिस्टेंस को ही क्या बोला गया? ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसी को बोला गया एटॉमिक रेडियस। राइट? तो एटॉमिक रेडियस क्या है? लिखिएगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द शेल in which electron is present. Up to the shell in which electron is present is called atomic radius.
बेटा ये एटॉमिक रेडियस टर्म तो दे दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियस को मेजर करना या प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियस के साथ डील करना पॉसिबल नहीं है। उसकी दो वजह हैं। एक तो सिंगल एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, डाल्टन ने भी कहा था, और दूसरी बात आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, हमने कहा था डी ब्रॉगली थ्योरी। एक्चुअली इसका जो सही प्रोनंसिएशन होता है वो डी ब्रॉय थ्योरी होता है, लेकिन जैसे लिखा होता है इंडियन इंग्लिश अगर हम पढ़ें तो उसको डी ब्रॉगली ही पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग होती है ना, इसलिए डी ब्रॉगली पढ़ लेते हैं, BROGLEI, डी ब्रॉगली पढ़ते हैं। वैसे इसका प्रोनंसिएशन जो सही है वो डी ब्रॉय होता है। बात आ गई तो बता दिया, प्रोनंसिएशन पे मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, एटॉमिक रेडियस के साथ डील करना पॉसिबल क्यों नहीं है? एक तो सिंगल एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो भी आप पढ़े डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन के अंदर सिग्निफिकेंट वेव करेक्टर होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर होगा ही नहीं, और पाथ सर्कुलर नहीं होगा तो फिर हम एटॉमिक रेडियस नहीं ले सकते। तो लिखिएगा, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखने के बाद प्रैक्टिकली मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। सॉरी, ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। पहला रीजन लिखिएगा, सिंगल एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय थ्योरी या डी ब्रॉगली थ्योरी, जो भी आप लिखें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन हैज सिग्निफिकेंट वेव करेक्टर, हेंस इट्स पाथ इज नॉट सर्कुलर। तो ये दो प्रॉब्लम्स आई, तो कुछ और रेडियाई इंट्रोड्यूस कराई गई, जैसे सेकेंड होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? बेटा जी क्या किया गया, कोवेलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल्स के लिए लेते हैं। एक मॉलिक्यूल लिया गया, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो O2 का, O2, H2, N2, कोई भी, जहाँ पर मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एटम्स आइडेंटिकल हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे बॉन्डिंग में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, थोड़े से पार्ट की ओवरलैपिंग होती है, ये पार्ट ओवरलैप कर जाता है। तो क्या कहा गया, इसको डिफाइन कैसे किया गया, सर्कुलर ही माना गया इसको, स्फेरिकल मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस ली d, डिस्टेंस ये d हो गई दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, और फिर d का किया गया आधा, और इस आधे को क्या बोला गया, कोवेलेंट रेडियस। तो लिखिएगा, कोवेलेंट रेडियस में इट इज डिफाइंड एज 1/2 of the distance, it is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms, between two covalently bonded atoms of the same element in a molecule, of the same element in a molecule। अब बेटा दिक्कत क्या आई कोवेलेंट रेडियस के साथ, प्रैक्टिकली इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, बट दिक्कत ये आई कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं हैं। जैसे अगर हम इनर्ट गैसेस की ही बात कर लें तो इनर्ट गैसेस तो बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं, तो उनका तो मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं। तो इनर्ट गैसेस में हम क्या करें, तो इनर्ट गैसेस में क्या किया गया जरा ध्यान से समझना, एक और रेडियस इंट्रोड्यूस कराई गई जिसका नाम रखा गया वैन वाल रेडियस। वैन वाल रेडियस एग्जाम्पल अगर हम लें इनर्ट गैस का, बेटा जी क्या करते हैं, गैस है, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया और गैस को हमने लिक्विफाई किया, फिर सॉलिडिफाई कर लिया।
मतलब सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रहे, वैन डर वाल रेडियस जो डिफाइन होती है वो सॉलिड स्टेट में डिफाइंड होती है। तो जब हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया होगा तो एटम्स काफ़ी पास पास आ गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एटम्स ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप तो तब करते हैं ना जब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं, इनफैक्ट कोई बॉन्ड नहीं बना, तो फिर क्या होगा, वो काफ़ी पास पास आ चुके होंगे। जब वो काफ़ी पास पास आएंगे, हम इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये इनर्ट गैस है तो इस तरीके से फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह जाएगी, दोनों का साइड सेम होना चाहिए, इस तरीके से फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस बीच में रह ही जाएगी, ओवरलैप नहीं करेंगे। और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस d मान ली, d/2 को हम कहेंगे वैन डर वाल रेडियस, किसकी होगी ये, ऑफ इनर्ट गैस। बेटा जी जरूरी नहीं है कि अब वैन डर वाल रेडियस बेसिकली ली तो इनर्ट गैसेस के लिए गई थी, लेकिन इसको हम और जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मान लो ये हमें O2 में ही अप्लाई करनी पड़े। अगर आपने ऑक्सीजन गैस ली तो ऑक्सीजन गैस में क्या किया जाता है, दो सबसे क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। जैसे एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा ये मॉलिक्यूल हो गया जो कि सबसे पास था इस मॉलिक्यूल के। तो अगर हम क्या करें, ध्यान देना, ये डिस्टेंस लें, इस डिस्टेंस को हमने d1 कहा, और एक हमने ये डिस्टेंस ली यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस को हमने कहा d2। तो अगर हम कहें d1/2 तो ये होगी कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम कहें d2/2 तो इसको हम कहेंगे वैन डर वाल रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैन डर वाल रेडियस को इंट्रोड्यूस कराया गया था बेसिकली इनर्ट गैसेस के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको हम इनर्ट गैसेस में ही लें, इसको हम दूसरी गैसेस के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें बिल्कुल सेम कंडीशंस करनी पड़ेंगी, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके जो क्लोजेस्ट एटम्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस का आधा करेंगे। ध्यान दें, एक बारी अगर हम मेजर करें ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस और दूसरी बार हम मेजर करें इसी की वैन डर वाल रेडियस, तो है ऑक्सीजन ही, लेकिन जो वैन डर वाल रेडियस आएगी निकल के वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सब कॉपी करेंगे और उसके बाद आप इसकी डेफिनीशन लिख लीजिए। वैन डर वाल रेडियस की लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, it is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। ये आप ब्रैकेट में लिख देना, ये किसके लिए हमने बताया है, ये बताया है फॉर इनर्ट गैसेस, और करके लिख दो, और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट, belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state। तो ये होती है वैन डर वाल रेडियस। कितनी रेडियस हो गई, 3 हो गई। एटॉमिक रेडियस जो कि फिजूल की थी, दूसरी है कोवेलेंट रेडियस जिसका यूज है, तीसरी है वैन डर वाल रेडियस उसका भी यूज है, और फोर्थ अब आने वाली है मेटेलिक रेडियस। तो डालेंगे हेडिंग मेटेलिक
रेडियस। देखिए बच्चा, मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, अगर हम किसी मेटल की बात करें, कोई भी जो मेटल होता है अपना उसका जो क्रिस्टल होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पर जो चार्ज आएगा वो n यूनिट आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेकेंड ग्रुप का है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो ये जो बन जाता है इसको हम कहते हैं कर्नेल। कर्नेल बन जाता है। तो मेटल के लैटिस में जब आप देखोगे इस तरीके से, तो ये बहुत सारे पॉजिटिव आयंस इस तरीके से होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, कर्नेल्स कहते हैं। इस तरीके से अब जो भी पैकिंग यहाँ पर हो, जिस तरीके से भी यहाँ पर ये रखे हुए हों पार्टिकल्स, ऐसे आधा दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, इस तरीके से ये सब क्या हैं, कर्नेल्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर फ्री होते हैं। तभी तो ये कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो दो सबसे नियरेस्ट एटम्स होते हैं, आयंस बोलिए इनको, उनके बीच की डिस्टेंस ले ली जाती है और इस डिस्टेंस का जो आधा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक रेडियस। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे और या क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? भाई मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं हैं और मेटल्स में वैन डेर वाल भी नहीं हम ले सकते, तो यहाँ पर एक नई रेडियस ली गई जिसका नाम क्या होता है, मेटेलिक रेडियस। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ of the internuclear distance between the two adjacent metal ions, in metal lattice। तो ये होती है मेटेलिक रेडियस। अगर कोई ऐसा एटम मिल जाए जिसके केस में ये तीनों रेडियाई ली जा सकती हों, कोवेलेंट भी, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं या उनका जो बॉन्ड बनता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जिसकी कोवेलेंट रेडियस भी पॉसिबल है, वैन डेर वाल भी पॉसिबल है और मेटेलिक भी पॉसिबल है, या अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ये एक एजम्पशन है इस तरीके से कि सेम एलिमेंट के लिए अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो जो कोवेलेंट रेडियस होगी उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी मेटेलिक रेडियस की, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो आएगी वैन डेर वाल रेडियस की। ये होता है बेटा। तो हमने आपको 4 टाइप की रेडियाई पढ़ाई, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। एक और पढ़नी है आयनिक रेडियस, वो बाद में पढ़ी जाती है। अब बारी आ गई है कि हम ये चेक करें कि रेडियस का क्या होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर ये किस तरीके से वेरी करेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर ये किस तरीके से वेरी करेगी। तो डालेंगे हेडिंग हम, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब किसी भी ग्रुप में आप मूव करोगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल में ये पहला पॉइंट है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, ध्यान देना, लिथियम 2,1, सोडियम थोड़ा नीचे बनाते हैं, यह क्या होगा 2,8,1, पोटेशियम बनाओगे 19, 2,8,8,1,
जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एक शेल ऐड हो जाता है, जैसे इसमें 2 ही शेल थे जहां तक इलेक्ट्रॉन था, 3 हो गए, 4 हो गए। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। यहां पे अगर हम आएंगे, न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, एडिशनल सेल आने की वजह से क्या होगा, साइज बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शंस यहां भी हैं जो कि हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है, वो 13th के बैच में हैं, 13th के बैच में वो पढ़ाए जाएंगे। तो लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 1 एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, 1 एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, हेंस साइज इंक्रीजेस। तो उससे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है भाई, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो तो सेम रहता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड लिखिएगा, आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स सेम, कॉमा पढ़ाया है आपको मैंने ये, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको शील्डिंग इफेक्ट में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब हुआ न्यूक्लियस का उस आखिरी इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नेट अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, श्रिंकिंग होगी, जिससे साइज घटेगा। तो आपने लिखा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स सेम, कॉमा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, हेंस साइज डिक्रीजेज। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड पीरियड लेते हैं, ध्यान देना, साइज घटेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और साथ में क्या आता है, नियॉन। तो जो हमने लिखाया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए, साइज घटना चाहिए, लेकिन एक ये थोड़ा सा यहां पर लोचा है, ध्यान देना, इसकी वजह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है इसकी वजह, और एक यहां पर है, ये बहुत बढ़ जाता है, ये ध्यान रखें। इसकी वजह कौन है, इसकी वजह नियॉन है, इसकी वजह ऑक्सीजन और इसकी वजह कौन है, नियॉन है। आपको हम जरा ये साइज लिख करके दिखा देते हैं। जो साइज होता है ऑक्सीजन का, जो साइज ऑक्सीजन का होता है वो 74 होता है, और ये नाइट्रोजन का जो होता है वो 72 होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है, 70 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिथियम और नियॉन, इसमें अगर हम कंपेयर करें, ये 70 होता है, ये होता है फ्लोरीन का 72 और ये होता है 74, और नियॉन का 160 होता है, पिकोमीटर में साइज लिया जा रहा है, ये 160 होता है, और लिथियम का होता है 151 इन पिकोमीटर। यहां से एक अंदाजा आप लगाइए, ये जो दिक्कत हुई है, सॉरी इसका जो रीजन है वो नाइट्रोजन होता है, और यहां पर जो रीजन है वो नियॉन होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, और उसके बाद भी क्या हुआ, नियॉन का साइज कैसा है, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है, बढ़ तो गया ही है, और बढ़ने के अलावा क्या हुआ, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हो गया। इसकी वजह क्या है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये तो नहीं आएगा आपके यहां, लेकिन नियॉन के बारे में बात अगर हम करें तो लिखिएगा, इनर्ट गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर पीरियड बिकॉज for inert gases van der Waals radius is measured, whereas for others either covalent or metallic radius is measured.
बाकी के लिए जो दी गई है इसके लिए या इनके लिए वो या तो मेटेलिक रेडियस है या फिर क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन इनर्ट गैसेस के लिए जो रेडियस दी गई है वो कौन सी है, वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस का अपने आप में ही कद ऊंचा होता है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न है इनर्ट गैस का। नाइट्रोजन वाले केस में ये जो वेरिएशन है इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दोनों से छोटा है, ये सबसे छोटा है अपने पीरियड में, सबसे छोटा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन द पीरियड, और इसका रीजन आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इट इज ड्यू टू सम न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इतना ही लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन द पीरियड, इट इज ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर इफेक्ट्स। तो बेटा जी ये साइज का वेरिएशन पढ़ लिया, ये हमने आपको जो वेरिएशन दिखाया पीरियड में, ये तीसरे पीरियड में भी मिलेगा। ये वाला नहीं होगा लेकिन इनर्ट गैस वाला आपको मिलेगा, इस तरीके से फोर्थ में भी मिलेगा। तो इनर्ट गैस का तो हर जगह मिलता ही है, लेकिन नाइट्रोजन वाला जो होता है वो केवल ये सेकेंड पीरियड तक ही सीमित रहता है। तो आपने पढ़ा क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है अगर इनर्ट गैसेस को हटा दें तो, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। तो ये तो हो गई वेरिएशन। अब हम बात करेंगे, डालेंगे आप छोटी सी हेडिंग, कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की डेफिनेशन से कोई फायदा नहीं है, बस हम आयनिक रेडियस का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के कंपैरिजन में आप लिखिएगा, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो कैटायन होगा वो पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, छोटा। जैसे आप एग्जांपल लो, Na है, Na में 2,8,1 होता है, और अगर Na पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा 2,8, तो एक शेल ही घट गया। तो शेल घट गया तो जो साइज होगा वो ऑफ कोर्स Na का बड़ा होगा, किससे, Na पॉजिटिव से। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, किसी भी तरीके से हमने एक एटम लिया, मैग्नीशियम ले लिया मान लो, जिसका 2,8,2 होता है, और हम Mg+ लें तो यहाँ पर 2,8,1 होगा। अब यहाँ शेल तो नहीं घटा, लेकिन जो साइज होता है वो मैग्नीशियम प्लस का कम होगा, किससे, मैग्नीशियम से। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है पेरेंट एटम से। वजह क्या हो सकती हैं, देखो एक वजह जो होती ही होती है, एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो ही गया। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आने से, तो इलेक्ट्रॉन के कम होने से क्या हुआ होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होने से क्या हुआ होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, साइज घटेगा। लेकिन कुछ जगह पर एक शेल भी कम हो जाता है। तो लिखिएगा, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन लिखिएगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैटायन में एक यूनिट चार्ज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, कॉमा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हेंस साइज ऑफ कैटायन बिकम्स लेस देन पेरेंट एटम। ये पॉइंट तो लगना ही लगना है। और दूसरे पॉइंट में आप ये लिखोगे, इन फ्यू केसेस वन शेल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ये एग्जाम्पल है उसका। तो ये तो बात हो गई कैटायन की। तब हम बात करेंगे एनायन की। लिखिएगा, एनायंस आर, आयनिक रेडियस के जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन उसमें आयनिक रेडियस के कंपैरिजन में पहला पॉइंट खत्म हो गया, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। तो ऐसा क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, सीधी सी बात है, लिखते जाइए, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस,
हेंस साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा। एक वेल नोन एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी कहीं पूछा गया है, आई पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा आई का, और उससे भी बड़ा किसका होगा, आई नेगेटिव का। एस और पी ब्लॉक के साइज में बस एक पॉइंट पढ़ना रह गया है, डालेंगे हेडिंग साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हम कुछ स्पीसीज ले रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद हमने लिया सोडियम, सोडियम के बाद हमने लिया मैग्नीशियम, और फिर लिया हमने एल्यूमिनियम को। बेटा जी जो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स पूरा ही लिख देते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं। नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स हैं 7, 8, 9, 11, 12, 13। अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, लेकिन हमें सब में इलेक्ट्रॉन्स करने हैं सेम। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 ही होंगे, इसमें कितने हैं 8, तो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, हमें सब में इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं। तो n ट्रिपल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 7 और 3 जोड़ दिए 10, -2 कितने हो गए 10, माइनस हो गए 10, 1 निकाल दिया 10, 2 निकाल दिए 10, 3 निकाल दिए, कितने हो गए 10। तो कुल मिला के अब सब में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए सेम, यानी ये स्पीसीज कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हैं, शील्डिंग इफेक्ट की कोई बात ही नहीं होगी, शील्डिंग इफेक्ट सब में बराबर माना जाएगा। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z कहते हैं वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम दिखाते हैं Z इफेक्टिव से, वो भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, इसलिए साइज डिक्रीजेस। तो याद रखें, अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो साइज उसका छोटा होगा जिसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये बेटा हम लोगों ने एटॉमिक साइज को ख़त्म कर लिया। तो कुल मिला के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। एक तो शील्डिंग इफेक्ट है और दूसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हमने एस और पी ब्लॉक में, जो कि 11th के सिलेबस में है, उनको डिस्कस कर लिया। डी और एफ ब्लॉक का साइज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो 12th के क्लास में डिस्कस होगा जब रेस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे तब, या फिर 13th के बैच में तो एक साथ पूरा ही डिस्कस होता है। तो बेटा जी इसको आप ठीक से पढ़िए, इसके ठीक से नोट्स बनाइए। ये चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी में अगर आप उलझ गए, अगर कहीं और दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला सेगमेंट पढ़ने लगे तो आप उलझ जाओगे और बोर हो जाओगे। तो जितना आपको ये पढ़ाया गया है ये आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। बस हाँ, क्वेश्चंस और लगाने हैं हमें इसके, जो कि आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। असाइनमेंट आपको फेसबुक पेज पे तब मिलेगा जब सारे वीडियोज इसके अपलोड हो चुके होंगे। लास्ट में ही हम फेसबुक पेज पे इसको डालते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बेटा देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। अटेंडेंस देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।